आज के इस वीडियो में जीवों में होने वाली अलैंगिक जनन एवं उसकी विभिन्न विधियों को डिस्कस करूंगा। अलैंगिक जनन निम्न वर्ग के पौधों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, कवकों तथा निम्न वर्ग के जीवों प्रोटोजोआ, फोरिफेरा आदि में जनन की एक विधि है, जिसमें एकल जनक वयस्क होने के पश्चात जनन करता है। एकल जीव जनक के भाग लेने के कारण, अर्थात ये कहें कि एक ही जो जनक है वो अकेला होता है, सिंगल होता है, उसके भाग लेने के कारण जनन की इस विधि को एकल जीव जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन विधि द्वारा उत्पन्न संतानें आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती हैं, जिनमें आनुवांशिक पदार्थ समान होता है, आनुवांशिक लक्षण समान होते हैं और शेप साइज में अपने शेप में अपने जनकों के हू होती हैं। इसलिए इन्हें जनक के क्लोन अथवा कॉपी भी कहा जाता है। अलैंगिक जनन निम्न वर्ग के पौधों तथा जीवों में न सिर्फ जनन का एक तरीका है, बल्कि इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाव का एक साधन भी उपलब्ध कराता है। अलैंगिक जनन विधि का प्रमुख दोष यह है कि इस विधि द्वारा जनन से उत्पन्न संतानों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उनसे नई प्रजाति विकसित नहीं होती है। दूसरा दोष यह होता है कि अनेक वर्षों तक अलैंगिक जनन विधि द्वारा जनन होते रहने के कारण कुछ पीढ़ियों के पश्चात जो जंतु बनते हैं वो दुर्बल लक्षणों वाले होते हैं, अर्थात घटिया लक्षणों वाले होते हैं और उनमें की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसमें कमी आ जाती है। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियों की। तो अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां जो हैं वो हैं बाइनरी फिजन है, जिसे द्विविभाजन कहते हैं, शिष्ट निर्माण है, बीजाणु जनन है, जैम्यूल निर्माण द्वारा है और मुकुलन द्वारा है। इन विधियों को मैं वन बाई वन डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विविभाजन की। द्विविभाजन प्रायः एक कोशिकीय जीवों, जिसके अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा कवक आते हैं, उनमें पाया जाता है। जनन की इस विधि में एक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से दो जीव बनते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन की द्विविभाजन विधि है, उस द्विविभाजन विधि में सबसे पहले जो एक कोशिकीय जीव है, उस जीव का केंद्रक पहले दो भागों में बढ़ता है और केंद्रक के पश्चात उस जीव की जो कोशिका का कोशा द्रव्य है वो भी दो भागों में बढ़ता है। कोशा द्रव्य दो भागों में या तो लंबवत विभाजन द्वारा बढ़ता है अथवा अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो भागों में बढ़ता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं और ये दो कोशिकाएं दो नए जीवों के रूप में विकसित होती हैं। द्विविभाजन विधि द्वारा जनन मुख्यतः यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट आदि जंतुओं में देखने को मिलता है। ये जंतु इस विधि द्वारा जनन करते हैं। बात करते हैं अलैंगिक जनन की दूसरी विधि, जिसे पुटी भवन अथवा सिस्ट फॉर्मेशन कहते हैं। पुटी भवन प्रक्रिया द्वारा जनन मुख्यतः प्रोटिस्टा जीवों में, जो कि एक कोशिकीय जीव हैं, निम्न वर्ग के शैवाल है, प्रोटोजोआ जीव हैं, इन जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जैसे सूखा पड़ जाए, उच्च तापमान हो या बहुत कम तापमान हो,
तालाब का पानी पूरी तरह से सूख चुका हो, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ये जीव अथवा ये निम्न पौधे अपने आप को बचाने के लिए तथा अपनी वंश को बचाए रखने के लिए पुटी भवन प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। इस विधि में सबसे पहले जो जंतु इस जनन विधि में जा रहा है वो जंतु अपने शरीर को सिकोड़कर गोल हो जाता है और उसके शरीर के चारों ओर 3 स्तर मोटा कठोर आवरण बन जाता है। इस कठोर आवरण को ही शिष्ट कहते हैं। इस शिष्ट से घिरा हुआ अंदर का कोशाद्रव्य अनेक छोटे खंडों में बढ़ जाता है। ये विभाजन द्वारा अनेक छोटे छोटे भागों में बढ़ चुका होता है और ये विभाजन सूत्री विभाजन होता है। इस तरह से शिष्ट के अंदर आवरण के अंदर कोशाद्रव्य विभाजन से बने जो प्रत्येक छोटे छोटे खंड हैं वो प्रत्येक खंड एक बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तापमान कम होता है या कहें कि तालाब में दोबारा से पानी भर गया और इस तरह से अनुकूल परिस्थितियां आ गई, शैवाल के लिए फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, ये शिष्ट गल जाता है और शिष्ट के गलने से उसके अंदर भरे हुए बीजाणु बाहर निकलते हैं और प्रत्येक बीजाणु अंकुरित होकर एक नए जीव को अथवा एक नए पौधे को जन्म देता है। बात करते हैं दूसरी अलैंगिक जनन की दूसरी विधि जिसे हम बीजाणु जनन भी कहते हैं। बीजाणु जनन द्वारा बीजाणु जनन एक विधि है अलैंगिक जनन की, जिसमें जीव निम्न वर्ग के जीव और पौधे निम्न वर्ग के जीवों में प्रारंभिक जीव आते हैं, जैसे प्रोटोजोआ जीव, पोरिफेरा जीव। इसी तरह से निम्न वर्ग के पौधे होते हैं, शैवाल हैं, ब्रायोफाइटा पौधे हैं, कवक हैं। तो ये निम्न वर्ग के पौधे और जीवों में बीजाणु जनन प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बीजाणु जनन निर्माण द्वारा मुख्यतः जननी ही निम्न वर्ग के जीवों में होता है और इनमें कोशिकाओं के अंदर बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधों को, नए जीवों को जन्म देते हैं। इन बीजाणुओं को इनकी निर्माण की विधि, इनकी संरचना के आधार पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। शैवालों में मुख्यतः अगर कहें कि बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चल बीजाणु और दूसरे होते हैं अचल बीजाणु। तो जिन बीजाणुओं में फ्लैजिला या कशाप पाए जाते हैं उन्हें चल बीजाणु कहते हैं और जिन बीजाणुओं में फ्लैजिला या कशाप नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम अचल बीजाणु कहते हैं। अब इसमें जो प्रक्रिया होती है बीजाणु जनन की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले एक कोशिका की संरचना में परिवर्तन होता है। कोशिका का जीव द्रव्य बीच में इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के पश्चात समसूत्री विभाजन द्वारा यह 2, 4, 8, 16 भागों में बढ़ जाता है। उसके पश्चात अब इस स्टेज की कोशिका को बीजाणुधानी कहते हैं। कुछ समय के पश्चात बीजाणुधानी बढ़ती है और बीजाणुधानी से बीजाणु बाहर निकलते हैं। बीजाणुधानी के फटने पर बीजाणु मुक्त होते हैं तथा अंकुरित होकर नए शैवाल को जन्म देते हैं, नए शैवाल के रूप में विकसित होते हैं। इसी ये प्रक्रिया बेसिकली दोनों में है, चल बीजाणुओं द्वारा जनन हो या अचल बीजाणुओं द्वारा जनन हो, जनन का तरीका एक ही होता है। उनमें जो निर्माण का अंतर जो है वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि जो बीजाणु बने उनमें फ्लैजिला उपस्थित हैं या नहीं। अगर फ्लैजिला उपस्थित हैं तो वो इस शैवाल के इन बीजाणुओं को पानी में तैरने में मदद करते हैं। चल बीजाणुओं द्वारा जनन मुख्यतः हरे शैवालों में देखने को मिलता है। इन शैवालों में जो बीजाणु बनते हैं उनमें फ्लैजिला पाया जाता है और इन फ्लैजिला की सहायता से ये बीजाणु
पानी में तैर सकते हैं। चल बीजाणुओं का निर्माण मुख्यतः बीजाणु ढानी के अंदर तथा जल में होता है। ऊडोगोनियम में जो जल बीजाणु होता है उसमें बहुत सारे फ्लैजेला या कशाभ पाए जाते हैं, इसलिए उसके बीजाणु को बहुकशाभी कहते हैं। जबकि यूरोथ्रिक्स का जो बीजाणु होता है उसमें 2 या 4 फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये बीजाणु ढानी से मुक्त होने के पश्चात पानी में तैरते हुए जाते हैं और जमीन से फ्लैजेला के आधार पर जुड़ जाते हैं और उसके पश्चात नए शैवाल तंतु में विकसित होते हैं। दिए गए चित्र में यूरोथ्रिक्स में चल बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को दिखाया गया है, जिसमें चल बीजाणु ढानी के अंतर्गत बीजाणु बनते हैं बहुत सारे, और वो बीजाणु धीरे से सटल होके तालाब की जमीन पे जाते हैं और वहां पर जमीन से जुड़ने के पश्चात धीरे धीरे उस कोशिका से पूरा तंतु विकसित होता है यूरोथ्रिक्स का, जिसमें कई कोशिकाएं उपस्थित हैं। यहां पर इसके बाद मैं बात करता हूं दूसरे प्रकार के बीजाणुओं की, जिनको कोनिडिया कहा जाता है। कोनिडिया निर्माण द्वारा जनन मुख्यतया कवकों में देखने को मिलता है। पेंसिलियम है, फाइटियम है, इन कवकों में कोनिडिया निर्माण द्वारा जनन देखने को मिलता है। कोनिडिया निर्माण द्वारा जनन कवकों का विशेष अभिलक्षण है। इस विधि में परिपक्व कवक तंतु जो कि अच्छी तरह से विकसित है, उस कवक तंतु के कुछ कवक तंतु उठकर के ऊपर की ओर चलते हैं। उठकर ऊपर की ओर जाने के पश्चात उनका जो ऊपर का सिरा होता है वो गोल होकर फूल जाता है। इसके ऊपर की ओर उठकर चली संरचना को हम कोनिडियोफोर या कोनिडिया धर कहते हैं। और इस संरचना का ऊपर का फूला हुआ भाग एक बीजाणु ढानी की भांति कार्य करता है और उस पर बहुत सारे कोनिडिया या कहें कि गोल बीजाणु श्रृंखला के रूप में लगते हैं। यही कोनिडियोफोर की पहचान, विशेष पहचान होती है कि कोनिडियोफोर गोल बीजाणु है, कवकों में पाए जाते हैं, लेकिन ये श्रृंखला के रूप में होते हैं, जिसमें से उन कोनिडियो का जो आकार है वो 2 प्रकार का हो सकता है। हो सकता है कि नीचे से बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस प्रकार जो सबसे पहले बना वो सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे इस तरह बहुत सारे कोनिडिया लाइन में एक चेन के रूप में लगे रहते हैं। और इनके व्यवस्था तो होने के किसी क्रम को 2 प्रकार का क्रम होता है, जिसको हम एक्रोपेटल और बेसिपेटल सक्सेशन कहते हैं, या हिंदी में अग्रम वर्धी क्रम अथवा अभिवर्धी क्रम कहते हैं। तो इस 2 क्रम में ये कोनिडिया लगे होते हैं। नेक्स्ट अगला जो अलैंगिक जनन का तरीका है, संरचनाएं जो डेवलप होती हैं, उसको कहते हैं कलिका निर्माण। कलिका निर्माण विधि द्वारा जो जनन है वो ईस्ट में और हाइड्रा में देखने को मिलता है। हाइड्रा जो कि संघ निडेरिया का जंतु है में कलिका निर्माण विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इस विधि में हाइड्रा की देहभित्ति पर एक कलिका उपहार के रूप में निकलती है और यह कलिका मात्र जंतु से अलग हो जाती है। जो उसका मदर एनिमल है हाइड्रा, उससे अलग होकर जमीन से या पत्थर की चट्टानों से चिपक जाती है और एक नए जंतु के रूप में विकसित होती है। इसी तरह से ईस्ट में भी कलिका निर्माण द्वारा जनन देखने को मिलता है, जहां पर एक ईस्ट कोशिका से पर के अग्र सिरे पर कलिका एक उभार के रूप में निकलती है और कभी कभी ये कलिकाएं पूरी एक के साथ एक लगकर एक श्रृंखला सी बना लेती हैं। इन श्रृंखला की इस एक कलिका को मुकुल कहते हैं और ये कलिकाओं की एक श्रृंखला बना लेने की जो प्रक्रिया है उसे मुकुलन कहते हैं। ये कलिकाएं एक दूसरे से अलग होकर नई ईस्ट कोशिका को जन्म देती हैं। नेक्स्ट, ये जैविक निर्माण द्वारा जनन मुख्यतः स्पंज में देखने को मिलता है, संघपोरी के जंतुओं में देखने को मिलता है। जेम्यूल आंतरिक कलिकाएं होती हैं जिनका निर्माण शंखपोरी के जंतुओं की देह भित्ति
के अंदर होता है। संकोरिफेरा के जंतु जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनमें 2 स्तर पाए जाते हैं। तो दोनों स्तरों के बीच का जो स्तर है उस स्तर को मीजोगिलिया स्तर कहते हैं। उस स्तर में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम आर्कियोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठा होकर एक कलिका के रूप में इकट्ठी होकर एक समूह बनाती हैं जिसे आंतरिक कलिका कहते हैं। और ये आंतरिक कलिकाएं देहभित्ति से मुक्त होकर बाहर निकलती हैं तथा नए स्पंज को जन्म देती हैं। यहीं पर बात मैं करना चाहूंगा पुनर्उद्भवन की। आपने देखा होगा कि छिपकली होती है, अगर उसकी पूंछ टूट जाए, किसी कारणवश दब जाए, टूट जाए, तो छिपकली में कुछ दिनों के बाद उसकी पूंछ पुनः उग आती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया, कोशिकाओं की वह क्षमता, एक कोशिका की या कहें कुछ कोशिकाओं की वह क्षमता जिसके कारण वह शरीर का कोई एक विशेष अंग अथवा पूरा शरीर बनाने की, पूरे शरीर का निर्माण करने की, पुनर्निर्माण करने की क्षमता रखती हैं। तो इस विधि को हम पुनर्उद्भवन कहते हैं। ये पुनर्उद्भवन विधि द्वारा जनन मुख्यतया संघ प्रोटोजुआ के अमीबा में, पोरीफेरा के जंतुओं में जिन्हें हम स्पंज कहते हैं, उनमें, हाइड्रा में आदि में देखने को मिलता है। यदि अमीबा को केंद्रक से होता हुआ अमीबा को कोशिका को काटा जाए तो उसका प्रत्येक वह भाग जिसमें केंद्रक होता है उसमें पुनः फिर से नया अमीबा बनाने की क्षमता होती है। इसीलिए अमीबा को अमर अजर कहा जाता है। इसी प्रकार स्पंज में अगर किसी स्पंज को पीसकर उसकी चटनी बना दी जाए, एकदम पीस के पेस्ट बना दिया जाए और उसको जब छोड़ दिया जाता है तो कुछ दिनों बाद उससे भी नए स्पंज डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो लक्षण है, ये तरीका, ये भी अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है और इसे पुनर्उद्भवन कहते हैं। यहाँ पर इस लेक्चर से संबंधित वर्कशीट दी गई है, जिसको मैंने प्रश्न दिए उन प्रश्न को डिस्कस किया है। लेक्चर के साथ उपलब्ध पहले से ही आपको दी गई शिक्षण सामग्री तथा लेक्चर की मदद से इन प्रश्नों को हल करें और यदि कोई असुविधा होती है तो ग्रुप में संपर्क करें। छात्रों, इसमें ध्यान रखें कि इसमें कोरोना का संकट चल रहा है। बचाव का, बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका आत्म संयम होता है और इसका ध्यान रखें। जब आवश्यकता ना हो, बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो, तब बाहर ना निकलें, घर पर ही रहें, स्वयं सुरक्षित रहें, अपने घर के लोगों को सुरक्षित रहने में मदद करें तथा अपने आसपास को भी सुरक्षित बनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।